हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय कार्तिक। और लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप अपने जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट को कैसे और अच्छा कर सकते हो। और उसी चीज को पूरा करते हुए इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अगर अगर आपको कोई टेस्ट जो है आप प्रॉपर नहीं दे पाते हो, आपके पास कोई डिफाइंड टेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, तो आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि मैं क्या करता था अपने जेई मेंस के टेस्ट को देते हुए। और लेकिन एक बार और बता दो कि अगर आपका पहले से ही कोई टेस्ट स्ट्रेटेजी है, प्लीज उसी को फॉलो करो, उसको ब्रेक मत करना। या फिर आपके टीचर जैसा बताते हैं उसको फॉलो करो, उसको ब्रेक मत करना कभी। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो और आपको नहीं पता है कि भाई टेस्ट कैसे देना है, आपने प्रॉपर नहीं अभी तक अपने आप को इतना एक्सप्लोर कर पाए कि आप प्रॉपरली टेस्ट दे पाओ, तो मैं अपना तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे टेस्ट देता था। मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, और एग्जाम में भी कैसे टेस्ट देना है। तो पहले तो यार सबसे मेन चीज है कि आप सबसे पहले फोकस होकर के टेस्ट देना। कोई भी टेस्ट देना तो आप जब भी टेस्ट देने बैठो इधर उधर की बातें नहीं सोचो। ये मत सोचो कि सिलेबस कितना कंप्लीट है, मेरे मॉक टेस्ट लास्ट वाले मॉक टेस्ट में कितना आया है। कुछ भी नहीं सोचना है कि अभी टेंशन बहुत है, एग्जाम पास में आ रहा है, कुछ नहीं सोचना है। बस फोकस होकर के हमें 3 घंटे में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। तो फोकस होकर के टेस्ट देना सबसे पहली बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज बिगड़ा तो बाकी सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। अगर ये चीज टूटा तो समझ जाना जो पढ़े हुए हो ना वो भी नुकसान में जाने वाला है। इतना चीज का ध्यान रखना। हाँ। और सेकंड चीज क्या है कि जब भी टेस्ट देने बैठो मॉक टेस्ट, तो उसको हमेशा 9 से 12 या फिर 2 से 5 में ही दिया करो, और प्रॉपर एनवायरमेंट में दिया करो। और अगर 3 घंटे बैठे हो तो 3 घंटे टेस्ट ही दो। ये नहीं कि उठ करके बीच में चले गए खाना खाने, नाश्ता करने, कुछ और करने, है ना। तो अपने साथ एक वाटर बॉटल लेकर के बैठो जरूर, ये जरूरी है क्योंकि वहां पर भी अलाउ करते हैं। वाटर बॉटल लेकर के बैठो, और 9 से 12 और 2 से 5 जब भी आपका जेई मेंस का टेस्ट हो, शायद 9:30 से 12:30 है और 2:30 से 5 है, उसको उसके अकॉर्डिंग देखो और उसके अकॉर्डिंग बैठो। इससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ना वो खुद को ट्रेन कर लेता है कि इन ये दोनों जो स्लॉट्स है ना इसमें अपने को पढ़ना ही है, इसमें अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपके देखोगे कि 20 से 25 नंबर ऑलरेडी एक्स्ट्रा आ रहे हैं जो आप पहले मॉक टेस्ट दे रहे थे उसमें। अगर आप ये जो टाइम है ना ये इसको फॉलो करते हो तो इस चीज का ध्यान रखना है क्या कि प्रॉपर एनवायरमेंट में टेस्ट देना। थर्ड चीज, अब हम क्या बहुत सारे बच्चे क्या कैसे कैलकुलेशन करते हैं कि यार 3 घंटे हैं, 3 घंटे में हमें 25 क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब 75 क्वेश्चन सॉल्व करने। इसका मतलब मैं 2 मिनट में एक क्वेश्चन कर सकता हूँ। भाई ये गलत होता है, ऐसा कभी नहीं होता। जेई मेंस में ये चीज नहीं होती है, मैं पहले ही बता दूं। 2 मिनट में एक क्वेश्चन जेई मेंस में ऐसा नहीं होता है। मैं बताऊंगा क्या करना होता है। देखो मैं क्या करता था वो बताता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मेरी फिजिक्स सुपर स्ट्रांग थी, केमिस्ट्री भी सुपर स्ट्रांग थी, मैथ्स उतनी स्ट्रांग नहीं थी, मैथ्स थोड़ी वीक थी। क्यों वीक थी? क्योंकि मैंने उस लेवल के साथ प्रैक्टिस नहीं की होगी 2 साल में, इसलिए मेरी वीक थी। बट जिन भी कारण से वीक थी, मैथ्स वीक थी, बस इतना जान लो कि मैथ्स वीक थी और मैं उतना स्कोर नहीं कर पाता था मैथ्स में। फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरी सुपर स्ट्रांग थी। तो क्या करता था मैं कि 40 मिनट फिजिक्स को देता था, 40 मिनट केमिस्ट्री को देता था, मैथ्स को 100 मिनट देता था। अब ऐसा नहीं होता है कि बार बार की जैसे कि 40 मिनट केवल फिजिक्स किया, 40 मिनट केवल केमिस्ट्री किया और 100 मिनट मैथ्स किया, ऐसा नहीं करता था। क्या करता था मैं कि मेरे लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी इजी था। तो मैं क्या करता था कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन को करने करने की कोशिश करता था फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और आप पॉसिबल भी है ये, जब आप पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर के तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। तो मैं 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने की कोशिश करता था। इसका मतलब मेरे 30 मिनट में मेरा पूरा पेपर फिजिक्स का सॉल्व हो जाना चाहिए। और फिर 10 मिनट क्यों, तब मैंने 40 मिनट क्यों लिखा है वही बताता हूँ। 30 मिनट में मेरा फिजिक्स का पूरा पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। और तब आप ये सोचोगे कि 40 मिनट क्यों लिखा हुआ है, तो मैं ये बताता हूँ अब क्यों लिखा हुआ है। कि जैसे मैं जो पेपर है ना राउंड में करता हूँ, जैसे कि मेरा जनरली 2 राउंड में पेपर होता है। पहले में कि जैसे 25 क्वेश्चन है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 25 है, मैथ्स के 25 है। तो पहले राउंड में मैं क्या करता हूँ, पहले राउंड में मैं 30-30 मिनट देता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री को, और 70 से 80 मिनट देता हूँ मैथ्स को। तो क्या करता हूँ, जो भी इजी क्वेश्चंस मुझे लग रहे होते हैं, जैसे कि 25 में से लेट से 20 या फिर 18, 19, 20 ये इजी क्वेश्चंस है, इनको जल्दी 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 कर लेता हूँ। और केमिस्ट्री के भी 18 से 19 क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। और मैथ्स के जो हो गए 10 से 12 क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। ये करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार चलो एटलीस्ट अपने जो है 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। तो इतना तो कॉन्फिडेंस आता है कि चलो कोई नहीं, अगर 98 परसेंटाइल से तो डेफिनेटली ऊपर आएगा, और 40 से 50 नंबर और स्कोर कर लेंगे तो 99.5 या फिर उससे भी ज्यादा आ सकते हैं। तो मैं यही करता था। और जो सेकंड राउंड होता था उसमें जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, तो वो करता था। जो सेकंड राउंड हुआ ना, जो 10-10 मिनट मैंने लिखा और 30 से 20 मिनट यहाँ पर लिखा, वो मैं रिवाइज करता था और उस पेपर्स को गो थ्रू करता था एक बार, क्या क्या किया है। और बाकी जो इनमें है ना, जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है उनको करता था, जो कि मेरे को थोड़ा टाइम लगता था या फिर मेरे को जिनमें डाउट्स था। समझ गया क्या करता था? पहले 2 राउंड्स में पेपर करना है, 2 राउंड्स में पेपर करता था। पहले राउंड में इजी क्वेश्चंस करता था, दूसरे राउंड्स में थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस करता था।
तो पहले राउंड मेरा अगर तुम देखोगे कि कितना हो गया ये इसको सम कर लो 70 30 100 130 मिनट्स में मेरा पहला राउंड कंप्लीट हो जाता था। तो जो बाकी टाइम बचा है, जो 50 मिनट्स जो बाकी बचा हुआ है, उसमें मैं पेपर को गो थ्रू करता था और जो मुझे क्वेश्चंस और डुएबल लगते थे मैं और उनको करके स्कोर अच्छा कर लेता था। इंश्योर करना है कि आपको भी कि किसी भी क्वेश्चंस में राउंड्स में करने का फायदा क्या होता है ना, कि किसी भी क्वेश्चंस में अटक नहीं जाते अपन एक बार। जैसे कि फिजिक्स में लेट्स से एक न्यूमेरिकल है और वो बहुत टाइम ले रहा है बनने में, तो क्या होगा, बच्चे वहां पर अटक जाएंगे कि यार इसको सॉल्व भी करके अगर एक राउंड में पेपर केवल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें अटक जाते हैं। तो उस चीज में आप बच सकते हो अगर आप राउंड्स में पेपर करते हो तो, क्योंकि आप पहले ही इजी इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना होता है। और आप में आप अगर पहला राउंड कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि यार अच्छी बात है, पहले अपन ने एक जो मिनिमम होता है 150 मार्क्स इतने तो स्कोर करने ही चाहिए, वो अपन ने कर लिया है। और एक और चीज ये भी इंश्योर करना कि पेपर देते वक्त मैं जो था ना, मैं ऐसा करता था कि पहले अपने को कट ऑफ क्लियर करनी है। कट ऑफ जो भी हो, जैसे कि लेट्स से 100 नंबर कट ऑफ है, कट ऑफ क्लियर करना है, मैं पहले उसको टारगेट करना है। कट ऑफ क्लियर हो गया, अब टारगेट करना है कि यार 98 परसेंटाइल आ जाए, जिससे कोई ना कोई 90 तो पक्का मिल जाए, वो हो गया। अब करता था कि यार 99.5 परसेंटाइल आ जाए जिसमें टॉप एनआईटीज में सीट मिल गया, वो हो गया। अब कोशिश करता था कि 99.9 परसेंटाइल या फिर उससे ज्यादा आ जाए जिससे टॉप एनआईटी में सीएस मिल जाए, टॉप के 4-5 एनआईटी में। ऐसे जाना होता है। ये नहीं कि आप सीधे सोचोगे कि यार मुझे 250 नंबर लाने 300 में से जल्दी जल्दी पेपर करते हो, वो नहीं होता है। ऐसे स्टेप वाइज चलना होता है, पहले कट ऑफ क्लियर करना, फिर एनआईटी मिलना, फिर टॉप एनआईटीज मिलना, फिर टॉप एनआईटीज में सीएस मिलना। ये हमें लेकर के चलना होता है हमेशा ऐसा बार। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो यार उसको छोड़ दो, सेकंड राउंड में करना है, उसके ऊपर नहीं पढ़ना है, या फिर वो क्वेश्चन डाले गया हो जिससे बच्चे फंस जाए, समझे। तो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको चुपचाप छोड़ करके आगे बढ़ जाना है, सेकंड राउंड के लिए छोड़ देना। अगर सेकंड राउंड में भी नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए बना है। अब नेक्स्ट चीज आती है क्या कि अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, अब आपको यहाँ पे अपना काम करना है। मैंने स्ट्रेटेजी बता दी कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता था पेपर को। अब आपको ये करना है कि आपको अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है गेम खेलना है जेईई मेंस वाला। तो मैं क्या करता था, देखो मेरे जो नंबर आते थे 200 से 220 के अराउंड आ जाते थे। तो क्या करता था, मैं फिजिक्स में 80 से 100 नंबर स्कोर करने की कोशिश करता था, केमिस्ट्री में 80 से 100 नंबर, और मैथ्स में मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार 40 से 50 नंबर ही आते थे मेरे। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ता हूँ, मेरे मैथ्स में इतने ही नंबर आते थे। रीजन तुमको शुरुआत में ही बता दिया कि मैथ्स में शायद मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए थी, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। बट अब जो चीज है वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं करता क्या था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में, रुको ऊपर वाला मिटा देता हूँ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जैसे कि अगर 25 क्वेश्चंस हैं तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि मैं मतलब मोस्टली पेपर्स में, अगर मैंने लेट से 100 पेपर्स दिए तो 80 पेपर्स में से मैं 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। क्यों? क्योंकि मेरे सुपर स्ट्रॉन्ग थे, मुझे आता था। ये फिजिक्स की बात है। केमिस्ट्री में भी 25 में से मैं 25 करीब 80 पेपर्स में, अगर 100 पेपर दिए तो 80 पेपर्स में मैं स्कोर सोचता था कि ये अटेम्प्ट कर लूं। मैथ्स में था ना 25 में से मैं केवल 15 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरा इतना ही कैलिबर है, मैं अगर इससे ज्यादा जाऊंगा तो मेरे नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होने के चांसेस है। तो इसमें मैं ये इंश्योर करता था कि यार अगर अपने 21 सही हो गए ना, 21 अगर बिल्कुल सही हो गए और जो 4 क्वेश्चन अगर गलत हुए ना, नेगेटिव मार्किंग -1 मिल गई, तो भी अपन के यहाँ पे 80 नंबर आएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल लॉजिकल चीज है। या फिर अगर 22 सही हो गए तो और अच्छी बात है, 23 सही हो गए तो और अच्छी बात है। और ये भी नहीं कि अपने को अब आपको ऐसा लगे कि यार 25 के 25 ही अटेम्प्ट करने, नहीं। अपने कैलिबर के हिसाब से देखो। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है, मैथ्स में ऐसा आप कर पाते हो तो आप मैथ्स के लिए करो, केमिस्ट्री में कर पाते हो केमिस्ट्री के लिए करो, तीनों में स्ट्रांग हो तो यार तीनों के लिए करो। मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री सुपर स्ट्रांग था, तो मैं उसमें ये कोशिश करता था कि यार अगर मैं पूरा अटेम्प्ट कर रहा हूं तो अगर मेरे 21 सही हो जाते हैं और 4 गलत भी हो जाते हैं तो मेरे 80 नंबर तो डेफिनेटली कहीं नहीं जा रहे। और केमिस्ट्री के लिए भी मैं यही स्ट्रेटेजी लगाता था कि यार अपने 80 नंबर तो कहीं नहीं जाते, मतलब 160 नंबर तो ऐसे आ गए। मैथ्स में क्या करता था कि 15 से 18 क्वेश्चंस करता था, और मैं ये इंश्योर करता था कि यार मेरे 15 क्वेश्चन कैसे भी सही हो जाए। अगर 15 क्वेश्चन सही हो गए और जो बाकी क्वेश्चन है वो नेगेटिव में गलत भी हो गए तो एटलीस्ट मेरे को 40 से 50 नंबर तो मिलेगा ना। 15 छोड़ो 14 भी सही हो जाए तो मेरे को 40 से 50 नंबर तो मिलेगा ना। अब ये जोड़ लोगे यहाँ पर तो ये 100 नंबर के आसपास बन जाते हैं। अगर इसमें थोड़ा थोड़ा और स्कोर कर लेंगे तीनों में तो सॉरी 200 नंबर बन जाते हैं। अगर इसमें थोड़ा थोड़ा और स्कोर कर लेंगे तो यार 200 से 220 नंबर बन जाएंगे। और यार मेरी एक बात हमेशा याद रखो कि जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में 200 से अगर आप 220 ला देते हो ना, डेफिनेटली आपकी 99.5 परसेंटाइल से ऊपर आएगी, आप टॉप एनआईटी में जाओगे। ये हमेशा याद रखो, आपकी 99.5 परसेंटाइल से ऊपर आएगी और आप टॉप एनआईटी में जाओगे।
सीएससी तो नहीं, अभी सीएससी पर जाते हैं, ठीक है। तो इतना इंश्योर करना, अगर आपका मैथ्स भी बहुत स्ट्रांग है, अगर ये वाली जो मैंने बताई, ये वाली स्ट्रेटेजी आप लगाते हो, तो आपको और 250 नंबर के आसपास आएंगे, आप टॉप एनआईटी के सीएससी में जाओगे, है ना। तो अपन को अच्छे से एकदम पूरा कैलकुलेटेड रिस्क वगैरह सब कुछ कैलकुलेटेड लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सोच के चलोगे और कुछ भी आ जाएगा, नहीं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है और उसके हिसाब से हमें गेम खेल कर आना है जेईई मेंस का। ओके, तो मैंने बता दिया अपने कैलिबर के हिसाब से। अब कुछ लोग बोलेंगे यार भैया आप झूठ बोल रहे हो, क्या आप 40 नंबर ही आते थे मैथ्स में? भाई मेरे 40 नंबर ही आते थे मैथ्स में, मैंने बता दिया कि मेरे 200 से 220 नंबर कैसे आते थे, 80 और इसमें 40 कर लो। हुआ क्यों था कि क्योंकि मैंने उतने अच्छे से मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं किया था, यही रीजन था बस। इससे एक और चीज सीखने को मिली क्या, कि अगर आपके दो सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है और एक थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं भी है, आप मतलब नहीं स्कोर कर पाते हो 80-100 नंबर, तो आप एटलीस्ट इतना तो उसको मेकअप कर लो कि आप उससे 40 से 50 नंबर उठा पा रहे हो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो ज्यादा, है ना। मेरे केस में भी यही हुआ था कि मेरा मैथ सुपर स्ट्रांग नहीं था, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने फाड़ रखा था पूरा। तो इसलिए अगर नहीं भी एक सब्जेक्ट उतना स्ट्रांग, तो यार टेंशन मत लो। कई सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि उनका मैथ्स या फिर कोई एक सब्जेक्ट वीक है, कोई बात नहीं, उसमें आपको इतना इंश्योर कर लेना है कि 40 से 50 नंबर आ रहे हो, इतने भी आ रहे हो ना, तो वो बहुत अच्छी चीज होती है। हाँ, अब नेक्स्ट चीज रखते हैं, पेपर में ध्यान देना है किन किन चीजों का। सबसे पहले तो डेटा का ध्यान रखना है पेपर में। जैसे कि अगर लेट्स से आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और उसमें डेटा दिया हुआ है कि एक रोप है, 200 सेंटीमीटर है वो, और फिर उसमें 1 किलो का मास लटका हुआ है, ऐसा। तो यार ये चीज ना पेपर पे लिख लो, जो रफ शीट्स होती है ना उसमें लिख लो, जो रफ शीट्स आपको मिलती है उसमें लिख लो कि यार 200 सेंटीमीटर है मतलब 2 मीटर। आपको अगर आपने सीधे सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, तो आप 200 सेंटीमीटर की जगह 200 मीटर लिख दोगे, पहली गलती यही कर दोगे। तो अगर आपको जो डेटा दिया है जैसे ही पढ़े उस समय लिख लिया ना सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर लेना जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, तो इसमें गलतियों की चांसेस जो है बहुत कम हो जाती है, जिससे कि आप देखोगे आपको जहां पे -1 मिलने वाले थे वहां पे +4 मिल गए, तो 5 नंबर और बढ़ गया। अगर आपने ऐसे ही 10 क्वेश्चन ऐसे ही सिली मिस्टेक्स में गलती किए होगे, तो यार 50 नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। 50 नंबर समझ रहे हो, मतलब कहां से कहां पहुंच जाओगे, कहां थे कहां पहुंच जाओगे 50 नंबर में, है ना। तो ये डेटा का ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिजिक्स के एक क्वेश्चन है उसको 5 मिनट दिए जा रहे हैं, भाई इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं, उसको लीव कर दो, वो छोड़ने के लिए बना था। एक क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं देना है फिजिक्स और केमिस्ट्री के। मैथ्स के मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने बहुत अच्छी मैथ्स प्रैक्टिस कर रखी है, आपका सुपर स्ट्रांग है, तो एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट दे सकते हो, उतना चलता है मैथ्स में। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में उतना नहीं चलता, क्योंकि वो उतने हार्ड आते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है जेईई मेंस में, है ना। और जो सब्जेक्ट वीक है, जैसे मेरा मैथ्स वीक था, तो मुझे इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैं आपको जो शेयर करता हूँ कि जो सब्जेक्ट वीक है ना, उसमें क्वेश्चन हमेशा सेलेक्ट करके करने होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आया, 2 3 लेट्स से 4 5 6 7 8 9 10, है ना, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है और आप उसको देख करके एकदम पीएनसी का क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा सा, और आप उसको देख करके एकदम भाई सॉल्व ही करने लग गए, ये वो ऐसे वो नहीं भाई, वो सेलेक्ट करके करना होता है। मैं क्या करता था, शुरुआत के 5 क्वेश्चन गो थ्रू कर लेता था जल्दी से कि कौन कौन से चैप्टर से आए। जैसे कि ये लेट से ये वेक्टर से आए, वेक्टर 3D ज्योमेट्री से, मुझे पता है मेरा वेक्टर 3D स्ट्रांग है, तो मैं इसको पहले करता था। पीएनसी को अभी फिलहाल के लिए छोड़ देता था, भले ये भी स्ट्रांग था, बट इसमें मेरे को पता था टाइम लगता है मेरे को, तो मेरे को वेक्टर 3D का क्वेश्चन पहले करना है, मुझे पता था ये सब चीजें। तो जो सब्जेक्ट वीक है उसमें अपन को सेलेक्ट करके ही क्वेश्चन करना है, ये नहीं कि शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 1 है उसको अटेम्प्ट करना ही करना है, नहीं यार, जो वीक है उसमें सेलेक्ट कर करके करना है। लेट्स से 3 थोड़ा हार्ड लग रहा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए। 4 इजी लग रहा है, कर लो इसको। 5 इजी लग रहा है, कर लो इसको, है ना। ऐसे प्रोसीड करना होता है। अब नेक्स्ट चीज पर बात करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या होती है कि कई बार ना बहुत टफ टफ कैलकुलेशंस हम एंड में जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व किया इतना लंबा चौड़ा, और एंड में आकर के कुछ ऐसे कैलकुलेशन आ गए, 3.21 इंटू 7.498, 7 पॉइंट लेट से 898, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बहुत बच्चे क्या कि कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे कि यार अब लेट से इसको 3.21 इंटू 7.898, अब इसको मल्टीप्लाई करना, भाई ये नहीं करना होता है, इसको चुपचाप देखो क्या लिखा हुआ है, 7.8 मतलब 8 लिखा हुआ है, और ये इसको नियर अबाउट 3 मान लो, देखते हैं क्या होता है। 8 2 16, 8 3 24, मतलब जो आंसर होगा हमारा 26 से 27 28 इसी के बीच में कुछ आएगा, है ना। तो ऑप्शन में भी ऐसे ही थोड़े अगर आंसर्स में गैप है बहुत ज्यादा, तो आप उसको मार्क कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है 10, यहाँ पे 27.5, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45, तो डेफिनेटली ये होगा, है ना। तो ऐसे कई बार आप बच सकते हो इन सब चीजों से,
ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हाँ यार, एक चीज है कि रफ शीट्स को कैसे मेंटेन करनी है। मींस में जब मैं सेकंड राउंड के लिए जाता था, जब मेरा 2 राउंड्स होता था अटेम्प्ट करने का, तो मैं जब सेकंड राउंड जाता था ना, तो मैं पहले जो था ना कि रफ शीट में कहीं भी कुछ भी लिख रहा था, कहीं भी कुछ भी, जो जहां मन वहां सॉल्व कर देता था ऐसे। तो जब मैं सेकंड राउंड जाता था ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी ये ढूंढने में कि भाई ये आधा जो मैंने किया है उसके बाद मैं कहाँ करूँ, कहाँ हवा में करूँ, किधर करूँ, इधर ऊपर करूँ, नीचे करूँ। तो इस चीज से बचने का एक तरीका मैंने निकाला था, और जो कि बहुत सही सही काम किया मेरे लिए, कि मैं जो पेपर है ना, A4 शीट्स मिलते हैं, उसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता था। और क्या करता था, लेट से पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन लिखता था, पहला क्वेश्चन यहाँ पर फिजिक्स का है, तो पहला क्वेश्चन लिखता था, सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया, ठीक है, आंसर आ गया, ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया, ठीक है, बीच में लग रहा है कि यार ये लंबा जाने वाला है और मैं लेकिन इसको कर लूंगा और ये लंबा जाने वाला है, तो मैं इसके लिए यहाँ पर स्पेस छोड़ देता था। ऑर्गेनाइज जितनी चीजें रखोगे उतना ही अच्छा होता है। अगर मैं इसके लिए फिर स्पेस छोड़ दिया, तो अब मैं अगर नेक्स्ट राउंड के लिए आऊंगा तो मेरे को पता होगा कि यार ये डेटा देकर कि हाँ मैं यहाँ तक कर चुका, मेरे को यहाँ पर आगे के जो स्टेप्स हैं वो करके आंसर लेकर आने हैं। तो जो अपनी रफ शीट्स है ना, जितनी ऑर्गेनाइज करके रखोगे उतना अच्छा होगा, उतने अच्छे आप स्कोर कर पाओगे। जब पहले होता था कि 150 160 नंबर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की ना कि यार अपने A4 शीट को जो है डिवाइड कर दिया, तो मेरे अचानक से नंबर 200 190 आने लगे मॉक टेस्ट में। स्टार्टिंग में, जनवरी के स्टार्टिंग में मेरा एग्जाम था 25 जनवरी को, और ये बात जो है 4-5 जनवरी की बात है। तो ये चीज अगर आप करोगे ना, तो आपको बहुत फायदा होगा कि क्या कि रफ शीट जो है उनको हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखना है। ऐसा नहीं करना है कि यार कहीं भी कुछ भी लिखे पड़े, यहाँ पे कुछ भी सॉल्व जहां मन वहां सॉल्व किए, नहीं, रफ शीट्स को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखना है। मैं क्या करता था, 3 कॉलम में डिवाइड करके ऐसे लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करता था। अगर लेट से कि ये क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, यहाँ तक आकर के अटक गया, लगा कि यार लंबा जाएगा लेकिन इसको सॉल्व कर लूंगा, तो यहाँ पर स्पेस छोड़ देना, फिर नेक्स्ट ऐसे करता था। ठीक है, रफ शीट्स को ऑर्गेनाइज करके रखता था। और कोई क्वेश्चन आधा किया हो तो उसके लिए स्पेस हमेशा छोड़ देना। और हाँ, घर पे मॉक टेस्ट देते हो कि सबसे जरूरी है ना, खुद के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहा करो यार। आप दुनिया में किसी को भी चीट कर सकते हो, बट खुद को कभी चीट नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना। कि क्या होता है कई बार कि हम लेट से कि कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें उसका एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे बगल में एक कॉपी रखी हुई, बुक रखी हुई, हम खोल करके फॉर्मूला देख लेते हैं। यार वो नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में वो नहीं कर पाओगे। मॉक टेस्ट को हमेशा ऐसे ट्रीट करो कि जैसे वो तुम्हारा असली का एग्जाम हो। अगर तुमने लेट से कि वो ऐसे मॉक टेस्ट में 2-3 बार किया, लेट से 3 बार किया, और 3 बार करके तुम 3 क्वेश्चन करके तुम 12 नंबर लेकर आए, है ना, 12 नंबर लेकर आए, लेकिन तुम एग्जाम में ये 12 नंबर नहीं ला पाओगे। अगर 12 नंबर ऐसा करोगे ना तुम्हारे साथ, तो तुम एग्जाम में खुद जाकर के शॉक हो जाओगे कि यार मेरे मॉक टेस्ट में इतने आते थे, मेरे एग्जाम में इतने कम क्यों आए। ठीक है, तो खुद के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहना है। एग्जाम को, मॉक टेस्ट को हमेशा प्रॉपर एनवायरमेंट में देना है। समझ में आ रहा है? और हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना। हाँ, तो अब यही थी, इस वीडियो में मैं यही सब बताना चाह रहा था कि मैं कैसे मॉक टेस्ट को एनालाइज करता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा बता दिया। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो आई थिंक 5 जनवरी के पहले आ जानी चाहिए, 5 जनवरी या उससे पहले आ जानी चाहिए, वो होगी कि मॉक टेस्ट एनालिसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट एनालिसिस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, उसके बाद वो अपने 10 मिनट में नंबर कैलकुलेट करेंगे और हो गया उनका मॉक टेस्ट। ऐसा ऐसा कभी नहीं होता है। जो पेपर होता है ना, अगर आप कोई पेपर दे रहे हो, तो लेट से 5 से 6 घंटे का होता है, जिसमें 3 घंटा आप पेपर दोगे, 2 घंटे आप उसको एनालाइज करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, मैं उसमें मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं, जिसमें मेरे स्कोर बढ़े थे 120 से लेकर के 200 के आसपास, 120 नहीं, 130 से 140 लेकर के 200 के आसपास। 120 तब थे जब मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता था। तो मैंने ये प्लस एनालिसिस किया, एनालिसिस पे ध्यान दिया, तो मेरे सीधे नंबर बहुत बूस्ट हुए थे। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, वो आपको ये बता देगी कि यार 99 परसेंटाइल, अगर आप में कैलिबर है, आपने पढ़ रखा है सिलेबस, लेकिन आपसे मार्क्स नहीं आ पाते, तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बता दूंगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं। ये चीज अगर आपने जान लेना, डेफिनेटली आप जेईई मेंस फोड़ के आओगे। अगर आपने इन चीजों को, इसको फॉलो कर लिया ना, तो आपको खुद भी समझ में नहीं आया कि भाई इतना कैसे हो गया मेरे से, यार मेरे तो इतने आ रहे थे, अचानक से 60-70 नंबर का जंप। ठीक है, तो ये चीजें डिस्कस करनी थी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। कई बच्चे शेयर नहीं करते ये सोच करके कि यार ये स्ट्रेटेजीज मेरा दोस्त देख लेगा तो मेरे से आगे चल जाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी ना, तो शेयर कर देना। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।